नमस्कार दोस्तों। कल तक की कहानी हम पढ़ चुके थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो 15 वर्षीय चार्टर लेकर भारत आ चुकी है। आगे का हम पढ़ते हैं कि आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में कैसे व्यापार करेगी। तो देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 15 वर्षीय चार्टर के साथ भारत आई। ईस्ट इंडिया कंपनी 15 वर्षीय चार्टर के साथ भारत व्यापार करने आती है, लेकिन 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हो जाता है। प्लासी का युद्ध हो जाता है रॉबर्ट क्लाइव और सिराज उद दौला के बीच में। रॉबर्ट क्लाइव और सिराज उद दौला के बीच में इसका परिणाम ये होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो वहाँ का जो नवाब होता है मीर जाफ़र को बना देती है, जो कि एक पपेट नवाब होता है, नाम मात्र का नवाब होता है। इसका कारण था, देखिए प्लासी का युद्ध जो होता है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में होता है। ये जो मीर जाफ़र है, मीर जाफ़र को नाम मात्र का नवाब बना दिया जाता है। मतलब कि नवाब तो आपके पास है लेकिन उसके पास शक्तियाँ नहीं हैं। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, अपनी मनमाही करती थी। इसके बाद क्या हुआ कि 1764 में बक्सर का युद्ध हो गया, जो कि बिहार की सिटी है, और ये जो प्लासी है ये वेस्ट बंगाल की है। तो बक्सर का फिर युद्ध हुआ 1764। इसमें जो पहले जो प्लासी का युद्ध था उसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है, सिराजुद्दौला हार जाते हैं। तब जाके मीर जाफ़र, जो इन्हीं का आदमी होता है लेकिन होता वो हिंदुस्तानी ही है, मीर जाफ़र को नाम मात्र का नवाब बना दिया जाता है। इसके बाद होता है बक्सर का युद्ध बिहार 1764 में। इसमें क्या होता है, इसमें हेक्टर मुंडो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार एक नवाब नहीं है, यहाँ पे संयुक्त सेना के साथ युद्ध होने वाला है। संयुक्त सेना कौन कौन सी? अवध, मुगल और बंगाल। अवध की तरफ से शुजाउद्दौला, मुगल की तरफ से शाह आलम द्वितीय और बंगाल की तरफ से मीर कासिम ईस्ट इंडिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। लेकिन दुर्भाग्य यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे संयुक्त सेना फिर हार जाती है, और इसका परिणाम होता है कि हेक्टर मुंडो जीत जाते हैं। और इसके बाद होती है 1765 की इलाहाबाद की संधि। इस इलाहाबाद की संधि से बंगाल में द्वैत शासन छा जाता है। इस संधि के बाद से बंगाल में द्वैत शासन छा जाता है। इसी संधि के तहत शाह आलम द्वितीय जो मुगल शासक हैं उन्हें पेंशन दी जाती है। इस प्रकार शाह आलम द्वितीय प्रथम मुगल शासक बनते हैं जो पेंशन लेने वाले होते हैं। तो देखा आपने, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और भारत आके प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध जीतने के बाद उन्होंने बक्सर का युद्ध भी जीता, और इन सब के बाद हुई एक 1765 की इलाहाबाद की संधि, जिसमें क्या हुआ कि बंगाल में द्वैत शासन स्थापित हो गया। यह एक निर्णायक युद्ध कहा जा सकता था, क्योंकि इसी के बाद अंग्रेज़ों को जो चाहिए था, मतलब राज्य के लिए जो आवश्यक है, वो सारी चीज़ें अंग्रेज़ों को मिलने लगी। कैसे? देखिए 1765 की इलाहाबाद की संधि होगी जिसमें द्वैत शासन लगाया गया। द्वैत शासन का मतलब ये है कि वहाँ का जितना भी शासन था उन्हें दो अधिकारों में बांट दिया गया। पहला दीवानी अधिकार, दूसरा निजामत अधिकार। तो दीवानी अधिकार जो होते थे वो संपत्ति संबंधी होते थे, और निजामत शासन संचालन संबंधित होते थे। तो जो संपत्ति के अधिकार थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पास रख लेती थी, और जो शासन संबंधी अधिकार थे उसे नवाब को दे दिया गया। तो इस तरह द्वैत शासन सर्वप्रथम बंगाल में लगा 1765 की संधि के तहत। ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या हुआ कि इलाहाबाद की संधि के बाद अंग्रेज़ों को जो चाहिए था वो सारा मिल गया। एक जो राज्य की परिभाषा 1933 में हमने जो राज्य की परिभाषा पढ़ी थी, जिसमें 4 तत्व निकल के आए थे, वो सारे के सारे बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों को मिल गए। कैसे? देखिए, भूभाग मिल गया, सरकार मिल गई, जनसंख्या मिलती और संप्रभुता भी मिल गई। भूभाग, सरकार और जनसंख्या जब बक्सर का युद्ध हुआ जीतने के साथ ही मिल गया। और संप्रभुता कैसे मिली? संप्रभुता 1765 की संधि, जब बंगाल में द्वैत शासन लगाया गया और दीवानी अधिकार को खुद के पास रखा गया। मतलब शासन में बस एक पुतला बैठा है, बाकी सारे निर्णय ईस्ट इंडिया कंपनी लेगी। इस प्रकार से निर्णय लेने की स्वतंत्रता ही क्या थी? संप्रभुता थी। तो इस प्रकार से संप्रभुता जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो किसके पास आ गया? अंग्रेज़ों के पास आ गया। अब बस क्या था? अंग्रेज़ों के पास एक राज्य था। अब राज्य की व्यवस्था के लिए नियम कानून तो लगेंगे। तो देखिए
इस प्रकार राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आया। उसके बाद उसकी व्यवस्था के लिए नियम कानून बनाए गए और यह नियम कानून ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बनाती थी। यह कानून जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में लागू करती थी, लेकिन बनता ये ब्रिटिश संसद में थे। जितने भी अधिनियम हम अभी पढ़ेंगे वो ब्रिटिश संसद में ही बनेंगे, लेकिन फ़र्क ये रहेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी लागू करेगी या नहीं करेगी। तो ब्रिटिश संसद में अधिनियम बनने लगे। अब यहाँ एक नया शब्द आप देख रहे हैं, अधिनियम। तो अधिनियम क्या होता है ये भी जान लेते हैं। देखिए, अधिनियम बनने से पहले एक प्रस्ताव लाया जाता है। इसमें कुछ नियम होते हैं कि जैसे आपको किसी भी चीज़ों के संबंध में नियम बनाने के, भाई हमें ऐसे से ऐसा करना है, इसके लिए इतना जुर्माना होगा, जो ऐसा करेगा उसके लिए इतनी सज़ा होगी। तो इस तरीके से राज्य को एक व्यवस्थित बनाने के लिए हम लोग नियम बनाते हैं। नियम बनाने के लिए उन्हें क्या करते हैं कि क्रमबद्ध तरीके से अरेंज किया जाता है। इस क्रमबद्ध तरीके से अरेंज करने को ही हम विधेयक कहते हैं। जब ये विधेयक बनकर तैयार हो जाता है, हमारे नियमों की सूची कह सकते हैं इसे, हमारे नियमों की सूची विधेयक बनकर जो तैयार हो जाता है, यह जाता है संसद, मतलब विधायिका में। संसद में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद ही ये जो प्रस्ताव था, ये जो विधेयक था, ये पारित होने के बाद अधिनियम में बदल जाता है। इसे हम कहते हैं अधिनियम। तो अब हम पढ़ेंगे 1773 से लेकर 1935 और 1947 तक के भी अधिनियम हम पढ़ने वाले हैं। तो बस यहीं से शुरू होती है भारत की संवैधानिक यात्रा। तो ध्यान रखेंगे आप कि ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, प्लासी का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध होता है, जिसके बाद 1765 की संधि, और संधि के बाद अंग्रेजों को मिल जाता है एक राज्य की व्यवस्था बनाने हेतु ब्रिटिश संसद सामने आती है और उसके लिए नियम कानून बनाती है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन बन जाता है कि प्रथम पेंशनर कौन थे, मुगल शासक। तो आप बताएंगे शाह आलम द्वितीय। द्वैत शासन कब लगा? तो द्वैत शासन 1765 की संधि के तहत लगा, जो इलाहाबाद में हुई थी। तो याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। इसकी कहानी आगे पढ़ेंगे। देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अधिनियम। 1773 से लेकर 1947 तक के सारे अधिनियम पढ़ेंगे। देखिए, पहला सवाल यह आता है कि अधिनियम बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, सब व्यापार चल रहा था, बक्सर का लड़ाई भी हो गया था जिसमें राज्य भी आ गया था, द्वैत शासन भी चल रहा था, अंग्रेजों के पास दीवानी अधिकार भी थे। फिर ऐसा क्या आवश्यकता पड़ गई कि रेगुलेटिंग एक्ट बनाना पड़ा? देखिए, जब बंगाल में द्वैत शासन स्थापित हुआ और दीवानी अधिकार जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये जो अधिकार आने के बाद क्या था कि कंपनी के जो कर्मचारी थे वो कंपनी के लिए व्यापार करने के अलावा खुद के लिए व्यापार करने लगे। मतलब कंपनी से ज़्यादा वो खुद के लिए व्यापार कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि कंपनी, जैसे कोई एक कंपनी है, उसमें कर्मचारी है, तो कर्मचारी जो भी काम करता है उससे बेनिफिट कंपनी को होता है। लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ और ही थी। कंपनी के लिए कर्मचारी काम नहीं कर रहे थे, कर्मचारी अपने खुद के लिए कर रहे थे। मतलब साइड से एक व्यापार चल रहा था। जैसे राजा के दरबार चले गए, वहाँ पे घूसखोरी, भ्रष्टाचारी चल रही थी, वहाँ पे नजराना लेने चले जाते थे, छोटे छोटे लोगों से भी पैसा ऐंठा करते थे। और इससे क्या हो रहा था कि कंपनी के खजाने में पैसा कम होता जा रहा था और कर्मचारियों के खजाने में पैसों की बढ़ोतरी होती जा रही थी। बस इन्हीं सब चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने क्या किया? रेगुलेटिंग एक्ट लगाया, नियम बनाए। इसलिए शायद इस एक्ट का नाम रेगुलेटिंग पड़ा। तो कंपनी के कर्मचारियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट बनाया 1773। अब आप कारण जान ही गए होंगे कि इसे बनाने का कारण क्या था? भ्रष्टाचार, कंपनी की दयनीय आर्थिक स्थिति, क्योंकि कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे वो सारा अपना व्यापार कर रहे थे, कंपनी का व्यापार नहीं कर रहे थे, जिससे कंपनी घाटे में जा रही थी। और दूसरी बात तो वे एकाधिकार लेके आए थे। एकाधिकार का मतलब यहाँ था कि
ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और कोई कंपनी यहाँ पे व्यापार नहीं कर सकती। इसके बाद भी कंपनी की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय होना सोचने के विचार था। ब्रिटिश संसद ने भी यही किया, इस पर विचार किया और ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट को बनाया। अब इसके कुछ प्रमुख प्रावधान देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए। देखिए प्रावधान, बंगाल का गवर्नर, देखिए इसमें सबसे पहला प्रावधान था कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल बनाने का मतलब यह था कि बंगाल, मद्रास और बम्बई तीनों प्रेसिडेंसियों के जो अधिकार थे वो बंगाल के गवर्नर के पास आ गए। मतलब वहाँ की जितनी भी शक्तियाँ थी, वहाँ पे नियम बनाने की शक्तियाँ थी, वो बंगाल के गवर्नर को मिल गई। इस प्रकार बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना आपका प्रथम वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। देखिए ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया था, लेकिन भारत की जनता के लिए नहीं बनाया गया था, ये खुद कंपनी के लिए बनाया गया था, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वो भ्रष्टाचार की ओर बढ़ चुके थे, जिससे क्या हो रहा था कि कंपनी को लॉस हो रहा था और जो पर्टिकुलर कर्मचारी थे उनको फ़ायदा हो रहा था, उनकी संपत्ति में इजाफा हो रहा था और कंपनी की संपत्ति में नुकसान होता जा रहा था, कमी आती जा रही थी। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए और इन कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने जो है रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। कब बनाया? 1773 में। सवाल पूछा जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब बना, तो आप बता सकते हैं 1773। बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना, तो 1773 के तहत बना। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रावधान है कि 4 सदस्यों वाली कार्यकारी परिषद बनाई गई। इसमें 4 सदस्यों वाली कार्यकारी परिषद बनाई गई। ये और दूसरा था कि इसमें 20 वर्षों का एक अधिकार दिया गया। इन्हें फिर से भारत में व्यापार करने के लिए 20 वर्षों का एक अधिकार दे दिया गया। एक अधिकार का मतलब यहाँ पे यही है कि आपके अलावा यहाँ पे कोई और व्यापार नहीं करेगा। इनकी समयावधि 20 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई। दूसरा प्रावधान देखते हैं, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। देखिए इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये प्रस्ताव पारित हुआ था कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बनकर तैयार हुआ 1774 में। तो अगर पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट बनकर कब तैयार हुआ, तो 1774 आएगा, लेकिन किस अधिनियम के तहत बना, तो 1773 लगाइएगा। जो सुप्रीम कोर्ट बना उसके पहले देखिए भाई, अब सुप्रीम कोर्ट है तो न्यायाधीश होंगे, महान्यायाधीश होंगे, तो वहाँ के जो पहले महान्यायाधीश थे वो थे एलिजा एम्पे। कौन थे? एलिजा एम्पे। और इनके साथ 3 अन्य न्यायाधीश थे जिसका नाम था लेमिस्टर, चैम्बर्स और हाइट। 3 अन्य सदस्य कौन थे? लेमिस्टर, चैम्बर्स और हाइट। और पहले महान्यायाधीश कौन थे? आपके एलिजा एम्पे। इसके बाद देखिए, उपहार, रिश्वत व निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया। कर्मचारियों पे उपहार लेने और निजी व्यापार करने पे प्रतिबंध लगाया गया। अभी हमने बताया कि क्योंकि कर्मचारी जो थे वो छोटे छोटे लोगों से अपने पैसा लिया करते थे, उपहार लिया करते थे, और घपला चल रहा था, बहुत तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा था। तो इसी सब चीज़ों को बंद करने के लिए क्या किया, कर्मचारियों पे प्रतिबंध लगाया गया। तो समझ में आया कि 1700 रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान हुए थे। ये 1773 की कहानी हुई ख़त्म। इसके बाद आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। जी, एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो था ये बंदोबस्त अधिनियम था। इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं 1784 जो बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है ये, इसमें देखिए, इसमें प्रावधान था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैत शासन। अभी तक द्वैत शासन हमने शब्द सुना था, लेकिन द्वैत शासन ईस्ट इंडिया कंपनी में अभी तक नहीं लगा। द्वैत शासन लगा था बंगाल में, और वो भी किसके तहत? 1765 की ईस्ट इंडिया कंपनी के 1765 की इलाहाबाद संधि के कारण। इलाहाबाद संधि के तहत बंगाल में क्या लगा दिया गया था? द्वैत शासन लगा दिया गया था, जिसे दीवानी और निजामत अधिकारों में बांटा गया। जो दीवानी अधिकार थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने रखे। लेकिन अब क्या हुआ,
ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में द्वैत शासन तो लगाया, लेकिन 1784 के एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ही द्वैत शासन लग गया, भारत में नहीं लगा। याद रखिएगा, बंगाल में लगा था 1765 में, अभी भी है, लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी में भी आ गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी में भी द्वैत शासन लगा दिया। किसने लगाया है? यह लगाया है ब्रिटिश संसद ने। द्वैत शासन का मतलब था यहाँ पे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्ट में कर्मचारियों को बांट दिया गया था। देखिए क्या किया है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्ट में। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्ट मतलब व्यापारिक मामले, बोर्ड ऑफ डायरेक्ट में जो कर्मचारी होते थे वो व्यापारिक मामलों को देखा करते थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो कर्मचारी होते थे वो नियंत्रण स्थापित करते थे। लेकिन इनकी जो नियुक्ति थी वो ब्रिटिश संसद द्वारा की जाती थी, और ये कितने सदस्य हुआ करते थे? 6। इसके बाद कोलकाता को ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी बनाई गई। इसमें क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी कोलकाता को बनाया गया। पहली बार भारत को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह है, ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैत शासन और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद बनाई गई। ठीक है, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी वो 4 सदस्य वाली 1773 में बनाई गई थी। 1773 में बनी गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में उसकी संख्या कम कर दी गई, 3 कर दी गई, 4 से 3 कर दी गई। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट सवाल ये था कि यहाँ पे पिट्स क्यों कहा गया, क्योंकि इस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनका नाम पिट्स था। पिट्स, इसलिए उनके नाम पर क्या रखा गया था, इस एक्ट का नाम रखा गया था। तो आई होप आपको 1773 और 1784 की कहानी याद हुई होगी, समझ में आया होगा कि 1773 में कंपनी पे पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित किया गया। 1784 में कंपनी के कार्यों को बांट दिया गया, उसमें द्वैत शासन लगाया गया, और इसमें कार्यकारी परिषद को कम किया गया, मतलब एक संख्या कम कर दी गई, सदस्यों की संख्या। तो थैंक यू।